सो हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है सिविल सेवा मार्गदर्शन के यूट्यूब चैनल पे। आप जानते हैं कि एईडीओ का जो फर्स्ट शिफ्ट का जीएस पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है आज। उसी के आंसर की के डिस्कशन के साथ हम आए हैं। आपको पहले थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल के बारे में बता दें। देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न ड्रास्टिकली बीपीएससी ने चेंज किया है एईडीओ के लिए। अब चाहे वो वनडे एग्जामिनेशन या वन स्टेज एग्जामिनेशन के कारण हो या जिस कारण से भी किया जाए, लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न है, ना सिर्फ क्वेश्चन के लेवल डिफिकल्ट थे बल्कि जो पैटर्न था, जो स्ट्रक्चरिंग था, जैसे असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन जो बच्चे जब हम लोग पूछते थे अपने टेस्ट में तो बच्चे बोलते हैं सर ये थोड़ी आता है, यूपीएससी का ये क्वेश्चन है। इस बार दिखा दिया बीपीएससी ने कि वो अब यूपीएससी के पैटर्न को टच करता हुआ दिख रहा है। आइए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अलग अलग टीचर्स आएंगे इस पूरे सेशन में। मैं पॉलिटी और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है 24-25 उनका डिस्कशन करूंगा। फिर प्रणव सर आएंगे, वो बिहार स्पेशल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निशांत सर आएंगे, इको ज्योग्राफी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जो सबसे डिफिकल्ट इस बार सेक्शन रहा साइंस और हिस्ट्री, इसको लास्ट में शिवानंद सर के द्वारा डिस्कस किया जाएगा। इस सेशन में लास्ट तक बने रहे, सारा का सारा आंसर की यहीं पे आपको मिल जाएगा। चलिए, पॉलिटी का जो क्वेश्चन है, अगर मैं क्वेश्चन की नंबरिंग की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, वनसागरा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल was set up in 2010 to resolve the water dispute between which of the following states। तो वनसदरा वाटर डिस्प्यूट देखिए, जीके का भी पार्ट हो सकता है, करंट का भी पार्ट हो सकता है, पॉलिटी में भी आ सकता है। तो हम लोग इसको देखेंगे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में ये वाटर डिस्प्यूट था, रिवर वाटर डिस्प्यूट वनसदरा नदी के पानी के लिए, और इसके लिए 2010 में ये बनाया गया था। अब थोड़ा सा इसका पॉलिटी का कनेक्शन देखिए अगर, तो आर्टिकल 262 जो पावर देता है कि क्या करेंगे, इंटर वाटर जो रिवर वाटर डिस्प्यूट होता है राज्यों के बीच में, वो सॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट एडजुडिकेट कर सकता है। और इसी आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट 1956 में कानून बनाया, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है ट्राइब्यूनल्स बनाने का, और वही ये ट्राइब्यूनल की बात हो रही है। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। अगला पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए यहां पर आते हैं। पेसा एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, अगर मैं इसका बैकिंग बताऊं तो आर्टिकल 243 में एम जो है ये कहता है कि पंचायत के प्रोविजन जो हैं वो जनरली कुछ जगहों पे अप्लाई नहीं होते हैं। उसमें 5th शेड्यूल का भी जिक्र है कि 5th शेड्यूल में ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है वो कानून के द्वारा पंचायत के जो प्रोविजंस है, यानी पार्ट 9 के जो प्रोविजंस है, वो शेड्यूल्ड एरियाज में अप्लाई करवा सकता है। तो वही कानून पार्लियामेंट बनाया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 में। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट वाज इनेक्टेड इन 1996, सही है बिल्कुल। दूसरा कह रहा है इट अकॉर्ड्स स्टैट्यूटरी स्टेटस टू ग्राम सभा इन शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल 5 एरियाज, बिल्कुल सही, क्योंकि शेड्यूल 5 में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू पंचायती राज प्रोविजंस, और ग्राम सभा को अथॉरिटेटिव रोल दिया गया है कि उनका परमिशन और कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए ये आप सही स्टेटमेंट है कि ग्राम सभा को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला 5वें शेड्यूल में इस एक्ट के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा, सेक्शन 4 क्लॉज 1 ऑफ दिस एक्ट मैंडेट्स दैट ग्राम सभा या पंचायत शुड बी कंसेंट बिफोर एनी लैंड एक्विजिशन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पे ट्राइबल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई भी तरह का जमीन अधिग्रहण करना है डेवलपमेंट पर्पस के लिए तो ग्राम सभा या पंचायत से परमिशन लेना होता है। तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दी अबव, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पॉलिटी का हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए 23 पे आते हैं। हाँ, ये पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं, और देखिए आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज रटवा रटवा के कितनी बार कहा था, क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आ सकता है, आ गया। एक एक पर्टिकुलर सब क्लॉज पे क्वेश्चन है, आपको अगर याद नहीं है ड्यूटीज तो आप नहीं कुछ कर पाएंगे। तो 51A मतलब तीसरा ड्यूटी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो सी के सामने आएगा 2। फिर छठा क्या था, सेफगार्ड और प्रिजर्व करना है रिच हेरिटेज जो हमारा कॉम्पोजिट कल्चर का है, तो उसमें कल्चर वाला पार्ट देखिए तीसरा। 51A के सबसे लास्ट जो ऐड हुआ था 86th अमेंडमेंट एक्ट से, बच्चों अगर 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, मतलब 1। और 51AI यानी कि
9वां तो ये कहता है क्या, पब्लिक प्रॉपर्टी का सेफगार्ड और वायलेंस से दूर रहना, तो डी के सामने 4। हालांकि अगर आपको सिर्फ एक भी मालूम होता डी वाला तो भी आप आंसर लगा देते, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला पॉलिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में देखिए बहुत एक आप कह सकते हैं अच्छा चीज या आप कह सकते हैं बहुत सरप्राइजिंग। 32 क्वेश्चन में पूछा गया है आर्टिकल 32। सो इट इज अबाउट द रिट जुरिस्डिक्शन इन इंडिया। रिट जुरिस्डिक्शन जो भारत में है, तो हम लोग जानते हैं दो आर्टिकल इसके लिए, 32 और 226, और एक और आर्टिकल है 139 जहां पे रिट जुरिस्डिक्शन पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का बढ़ा सकता है। तो कह रहा है कि रिट जुरिस्डिक्शन इज अ फॉर्म ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड नॉट एपेलेट। बिल्कुल सही है। ओरिजिनल और एपेलेट में क्या अंतर होता है, बहुत माइनर डिफरेंस है। जब कोई आदमी डायरेक्टली किसी कोर्ट में जा सकता है तो वो कहलाता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, और एपेलेट होता है जब आप अपील करके जाते हैं। तो रिट इशू कराने के लिए आप डायरेक्टली कोर्ट में जाते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट में 32 में या हाई कोर्ट में 226 में, इसलिए वो ओरिजिनल होता है। तो पहला सही है। दूसरा, ये या तो हाई कोर्ट इशू कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट पूछा है तो बोथ 1 एंड 2, ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऑप्शंस में भी उलटफेर किया गया है। बोथ 1 एंड 2 जनरली आपको सी नंबर में देखने को मिलता है ना, यहाँ ए में है। तो ये भी ध्यान देना है आपको कि इस तरह की चीजों पे भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा बहुत। अगला क्वेश्चन है 32 के बाद 40। नेक्स्ट इज 40। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल अभी एडीओ के मैराथन में आपको याद कराया था आज से 2 दिन पहले। वायरल चाइल्ड आफ्टर एक्स्ट्रा ट्यूशन इज वायरल ऑफिसर, उसी में जो एक्स्ट्रा है आर्टिकल 66 वो इलेक्शन की बात करता है, और उसी में लिखा हुआ है कि कम से कम 35 साल एज होना चाहिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आर्टिकल 40 सॉरी क्वेश्चन 40 आर्टिकल 66 में ये दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी का 48। सो 48 यहां पर आते हैं नेशनल पार्टी। बहुत ही डिटेल में जाकर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल पार्टी कहलाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है। हम आपको यहाँ पे तीनों क्राइटेरिया बता देते हैं, उसी से आप सॉल्व कर लोगे। 6% वोट्स इन लोकसभा या एसएलए 4 स्टेट्स, 4 राज्यों में जितना टोटल वोट कास्ट किया गया होगा एसएलए और लोकसभा में 4 राज्यों को मिलाकर उसका 6% वोट प्लस 4 सीट जीतना है। कितना? 4 सीट भी जीतना है लोकसभा में, और वो कोई एक स्टेट से भी हो सकता है या मल्टीपल स्टेट से भी हो सकता है। दूसरा क्राइटेरिया, या तो आपकी पार्टी 2% सिर्फ सीट जीत जाए लोकसभा में, और वो 2% सीट 3 राज्यों से मिलाकर होना चाहिए, 3 स्टेट्स, मतलब 11 सीट अगर जीत जाए अभी के अकॉर्डिंग। और तीसरा, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तीसरा, 4 राज्यों में आप क्या बन जाए, स्टेट पार्टी बन जाए। जैसे आम आदमी पार्टी बना तो नेशनल पार्टी बन गया। अब इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस पे आते हैं। पार्टी शुड हैव पोल्ड एटलीस्ट 6% वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स इन लोकसभा और स्टेट असेंबली एंड सिक्योर्ड एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम 1 स्टेट या मोर देन 1 स्टेट। थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, लेकिन ये वाला क्राइटेरिया हमको लग रहा है यहाँ पे दिया हुआ है। पार्टी हैज वॉन 2% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स, ये वाला क्राइटेरिया है, तो दूसरा सही है। इन द लास्ट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा, party should have won at least 1 seat for every 25 seats allotted in any one state। ये स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होने का क्राइटेरिया है। ठीक है, यहां पे ध्यान देंगे, ये क्या चीज का रिकॉग्नाइज होने का क्राइटेरिया है, स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होने का क्राइटेरिया। नेशनल पार्टी के लिए नहीं होता है ये। और रिकॉग्नाइज एज स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स, अभी बताएं यहाँ तीसरा, तो 1, 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर, इसका सही जवाब। 48 के बाद क्वेश्चन कौन सा है, 53। Which article of the Constitution provides that no person accused of any offence can be compelled to be a witness against himself? Article 20 का clause 3, that is protection against self incrimination। कोई भी इंसान खुद के खिलाफ गवाह देने के लिए मजबूर नहीं किया सकता। ये आर्टिकल 20 clause 3 में दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पॉलिटी का है 68। चलिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक बहुत बारीकी से एक चीज देखिए, ये तीनों आर्टिकल जो है
ये पार्ट 17 का है। पार्ट 17 हमारा 343 से 351 तक रहता है ना। मतलब हम ये इसलिए बता रहे हैं आपको कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो चैप्टर है उसी के तीनों आर्टिकल्स हैं। मतलब अब आप वो गेस या ऐसा बीपीएससी का ऑप्शन नहीं आ रहा है कि हाँ आप आराम से एक एलिमिनेट कर देते। पहले का समय रहता ना तो इन चार में दो ऑप्शन रहता, कुछ आर्टिकल 200 के आसपास रहता। तीनों पार्ट 17 यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का ही आर्टिकल है। इसीलिए अब आपको नहीं मालूम है तो नहीं हो पाएगा आपसे। तो 348 देखिए 345 में राज्यों के लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। 350 में जो माइनॉरिटीज वाला पार्ट था वो आता है। 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में कहा गया है कि वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है। हाई कोर्ट चाहे तो गवर्नर प्रेसिडेंट के परमिशन से कोई और रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करा सकते हैं ओनली फॉर प्रोसीडिंग्स। ऑर्डर या जजमेंट उसमें भी इंग्लिश में ही आएगा हाई कोर्ट में भी। तो ये 348 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 85। हाँ, डीपीएसपी के बारे में क्वेश्चन है। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन ये माना जाएगा कि इनमें से कौन सा डीपीएसपी में इंक्लूडेड है। अब आप हमारे बच्चों को जो मुझसे पढ़े आर्टिकल भी मालूम होना चाहिए आपको। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन उस दिन पढ़ाया 39 डी। राइट टू वर्क 41। पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये भी 41 में ही है। तो ये तीनों डीपीएसपी में इंक्लूडेड है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला पॉलिटी का क्वेश्चन है 97। फिर से पंचायत पे देखिए एक ही साल दो क्वेश्चन पंचायत पे आ गया। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उस दिन लास्ट टॉपिक हमने जो चुना था ये पंचायत को ही चुना था। सो स्टेट्स विद पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख हैव एन ऑप्शन नॉट टू कॉन्स्टिट्यूट पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल। हमारे स्टूडेंट्स को आर्टिकल भी याद होगा 243B, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन कि 3 टायर स्ट्रक्चर होगा। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। उसमें लिखा हुआ है कि 20 लाख से अगर कम पॉपुलेशन है तो पंचायत समिति इग्नोर कर दीजिए, नहीं बनाने की जरूरत है। चाहे तो आपके ऊपर ऑप्शनल है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। एनी पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स इज एलिजिबल टू बी चूजन एज मेंबर ऑफ पंचायत। यहां भी आर्टिकल 243F याद होगा आप लोगों को। 243F में एज दिया है, मिनिमम एज 21 साल। सही है स्टेटमेंट। तीसरा, प्रोविजंस रिगार्डिंग पंचायत इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यूटीज, गलत है। 243L याद कीजिए, एप्लीकेशन टू यूटीज। प्रेसिडेंट चाहे तो यूटीज में पंचायत को अप्लाई कराते हैं। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। 1 and 2B इज द करेक्ट आंसर। लास्ट पॉलिटी का क्वेश्चन है 100। ये करंट में भी आ सकता था, पॉलिटी में भी आ सकता था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई है कितने साल के बाद। न्यूज में रहा है 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी को हराकर वहां पर सत्ता में आई है। तो ये हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस। अब हम लोग करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 8। चलिए, सो 8वां क्वेश्चन कह रहा है 10 जनवरी 2025 को। तो ये करंट अफेयर्स की जब बात आएगी तो मैं थोड़ा कवरेज के ऊपर बात कर लूँ। आपको इस पेपर में क्वेश्चन जो हैं 2023 से भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 2024 के सेकेंड हाफ से ही क्वेश्चन पूछा गया है और 2025 दिसंबर के बाद का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। मतलब जनवरी के हिसाब से ही पेपर सेट हुआ था, ये आप मान सकते हो एक बार को। चलिए, तो 10 जनवरी 2025 को इंडिया बिकेम विच कंट्री टू सक्सेसफुली कैरी आउट अ सैटेलाइट डॉकिंग प्रोसेस इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो हम लोग ना, अगर ये क्वेश्चंस आपको नहीं भी मालूम हो तो जान लीजिए स्पेस में जो अचीवमेंट इंडिया करता है वो हमेशा चौथे नंबर पे रहता है। तो रशिया, यूएस रहता है, रशिया रहता है, चाइना रहता है और फिर हमारा क्या रहता है, ये बात कर लीजिएगा, चाइना रहता है और फिर इंडिया आता है। तो अगर आपको नहीं भी मालूम होता तो भी फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, स्पैडेक्स। सो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पैडेक्स मिशन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, चौथा देश हम बने जो कि हम लोग क्या किए, डॉकिंग प्रोसेस को लोअर अर्थ ऑर्बिट में कंप्लीट किए स्पैडेक्स मिशन के अंदर। तो 8वां हो गया। अगला क्वेश्चन है 13। चलिए, मिलिट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वरुणा। वरुणा आपको बहुत आसान है, फ्रांस के साथ रहता है हमारा एक्सरसाइज। धर्मा गार्जियन जापान, एक्वेरिन मालदीव्स और साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन जो है वो इजिप्ट। तो ये आपको एकदम सामने सामने दिया हुआ है, तो आपको बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का 29।
29 पे आते हैं। नाउ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम हेल्ड इन मार्च 2025। देखिए मार्च 2025 का क्वेश्चन है। बारबाडोस में एक समिट हुआ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम, ये मार्च में कंडक्ट कराया गया और इसका थीम था सस्टेनेबल एनर्जी फॉर इक्विटी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये इस बार का थीम रहा था। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 33, ये अवार्ड्स को लेकर है। देखिए तो अवार्ड्स की जब हम बात करते हैं तो आपको दिखेगा रेमन मैग्सेसे अवार्ड। देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो एशिया का नोबल या एशिया का हाईएस्ट ऑनर बोलते हैं इसको। तो 1 के सामने सी, ये आपको दिख रहा है, तो मतलब ए और डी में से कोई एक आंसर होगा। फिर हम लोग आते हैं पुलिट्जर प्राइज। पुलिट्जर प्राइज जर्नलिज्म में दिया जाता है, तो 2 के सामने बी, तो यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शंस के बाद आपको आंसर पता चल गया 1 का, डी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी भी देख लेते हैं। टेम्पल्टन जो है वो दिया जाता है स्पिरिचुअल या रिलीजियस के लिए, और ह्यूगो अवार्ड जो है वो साइंस में फिक्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हमारा है 42। हाँ 42 है। दिस इन द लाइट ऑफ न्यू डिस्कवरी ऑफ सोल ड्वेलिंग नेमाटोड, एक स्पीसीज का डेवलपमेंट हुआ है क्रैसोलैबियम धृताई। क्रैसोलैबियम धृताई, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इट वाज डिस्कवर्ड इन क्योंझार उड़ीसा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है इट इज नेम्ड आफ्टर डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मालती मुखर्जी। मालती नहीं, दीप्ति मुखर्जी इसका सही जवाब होगा, दूसरा गलत हो गया। तो दूसरा को हम लोग एलिमिनेट अगर करते हैं तो हमारे पास पहला सही है ऑलरेडी, अब तीसरा को देखना होगा। दीज ऑर्गेनिज्म प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये भी सही है। बी इज द करेक्ट आंसर 1 and 3। अगला क्वेश्चन करंट में क्या है 51। So which Indian opener won Best International Women's Cricketer at BCCI Awards? अब यहाँ पे भी क्वेश्चन में आप जैसे हरमनप्रीत कौर को आप हटा सकते हैं, ओपनर लिख दिया यहाँ पे, तो आप कुछ तरह ये लॉजिकल गेस भी लगा के आप अटेम्प्ट कर सकते हो आंसर्स को। इसका आंसर है स्मृति मंदाना। चलिए अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 54। यूएनजीए का रेजोल्यूशन, पुराना न्यूज है ये, ठीक है। अगर ये भी बात करें 2025 के मिड का है, ये फरवरी के आसपास का है। तो यूक्रेन में पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए जो वोटिंग कराई गई थी यूएनजीए का रेजोल्यूशन पे, उसके बारे में है। तो कह रहा है मीटिंग वाज हेल्ड इन ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स इन शिकागो, नहीं न्यूयॉर्क में हुआ था मीटिंग। यूएनजीए आप इससे भी एलिमिनेट करते, पहला गलत हो गया। देन रिजोल्यूशन रिसीव्ड 65 एब्सटेंशन, 60 वोट इन फेवर, 36 वोट अगेंस्ट द कॉल, ये सही है। हालांकि बहुत फैक्चुअल है लेकिन ये आंसर सही होगा। The US brought forward a rival resolution titled Path to Peace, ये यूएस नहीं है, रशिया लेकर आया। तो इसीलिए इसका आंसर अगर आपको देखें तो केवल 2, ओनली 2, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है हमारा 56। जीएसटी रेट्स अभी रिवाइज हुए हैं सितंबर 2025 में, आपको मालूम है ये चीज। तो उसके बाद जीएसटी के रेट्स का मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है आपसे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से। देखिए डिश वॉशर के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे, हम लोगों का जो ये लगाया जा रहा है हेल्थ इंश्योरेंस को, देखिए पहले इसको उठाते हैं हम लोग, ये बहुत आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस 0, यही तो न्यूज में आया था। तो सी के सामने 4, अब सी के सामने हम लोग 4 देखें तो 3 ऑप्शन, एक एलिमिनेट हो गया। एसयूवी ऑफ इंजन कैपेसिटी अबव 1500 सीसी, ये हम लोग न्यूज में देखे थे 40% तक जीएसटी इनवाइट कर रहा है, तो डी के सामने 1। अब डी के सामने 1 हम लोगों को दिख रहा है 2 जगह पे, मतलब 2 ऑप्शन बचा। डिश वॉशर और कमर्शियल योगा सर्विस, कॉमन सेंस लगाइएगा, योगा सर्विसेज पे जीएसटी का रेट कम होगा क्योंकि सरकार इसको प्रमोट कर रही है। तो 18 और 5 बचा, तो योगा के लिए 5 पे जाइए। तो आप इस तरह भी एलिमिनेट करके आप आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको बी के सामने 3 होगा ऑप्शन, बी के सामने 3 यहाँ पर है, तो आपको दिख जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको करेक्ट आंसर हुआ। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 61। तो ये सबसे फेवरेट एरिया बीपीएससी का, अमेरिका पे क्वेश्चन तो आना ही है। और फिर से आया कि ट्रम्प का जो दूसरा कैबिनेट बना उसमें कौन कौन से भारतीय इंक्लूडेड है, इंडियन अमेरिकन मतलब। देखिए कश्यप काश पटेल, हरमीत ढिल्लो और जय भट्टाचार्य, तीनों इसमें इंक्लूडेड है। एक फेडरल के सेक्रेटरी हैं, फेडरल रिजर्व की बात करें तो। दूसरा आपको असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल है वहां पे, और तीसरे आपको अगेन डायरेक्टर है सर्विसेज में। तो ये आपको तीनों के तीनों इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन जो है वो ट्रम्प 2 कैबिनेट में इंक्लूडेड हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अगला करंट का क्वेश्चन है
67। सो कह रहा है इनमें से कौन सा वीकेस्ट करेंसी वर्ल्ड का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे करेंसीज डिप्रिसिएट कर रहे हैं, जैसे खासकर ईरानियन रियाल जो है बहुत ज्यादा गिर गया था अभी बीच में, तो कह रहा है कौन सा नहीं है। तो देखिए ओमानी रियाल जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी में है, और ओमानी रियाल की अगर बात करें तो आपको ये इसका एग्जैक्ट मैं फिगर आपको बताता हूँ 2.6। सो एक ओमानी रियाल 2.60 यूएस डॉलर के बराबर है। तो स्ट्रॉन्ग करेंसी में आपको ये आता है, तो इसलिए इसका जवाब होगा सी। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 72। यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह अनवील्ड एन 11 फीट टॉल स्टेच्यू ऑफ विच एमिनेंट पर्सनालिटी इन जोधपुर। मैं आपको एक डेट बता रहा हूं अभी, 8 दिसंबर 2024। सोच लीजिए, 8 दिसंबर 2024 का भी पूछा गया ये करंट अफेयर्स है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू। तो 72 का बी आंसर होगा। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 74। ये असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के नाम से मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ तिलका मांझी। गलत हो गया ना, यहीं पे बिरसा मुंडा होगा। तो जैसे एक गलत हो जाता है ना, अपने आप आंसर आपको पता चल जाता है इसका। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, 74 का डी होगा। अगला करंट है 84। सो सेकंड लास्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पार्शियली सबमर्ज्ड वोल्केनो वखारी इन बे ऑफ प्लेंटी न्यूजीलैंड, जो अभी हाइटेंड अनरेस्ट के कारण मॉनिटरिंग में था। इसका सही जवाब है व्हाइट आइलैंड, इसको बोलते हैं। तो वाखरी जो है बे ऑफ प्लेंटी में, उसको व्हाइट आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, न्यूजीलैंड का। ये लास्ट क्वेश्चन है 92। सो 92 में कुछ फेस्टिवल्स हैं जिनको मैच कर द फॉलोइंग करने के लिए पूछा जा रहा है। तो म्योको फेस्टिवल ये अरुणाचल का ही है, तो 1 के सामने ए, तो ये दोनों ऑप्शन में से ही कोई एक होगा। चापचरकुट मिजोरम का है, 2 के सामने सी, यहां पर आ गया आपको ऐसी, बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी नहीं भी मालूम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, तो ये आपको पॉलिटी और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हुए। अब आपको प्रणव सर आएंगे और आपके सामने बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस को कवर कराएंगे। ठीक है, तो मैं प्रणव सर, आप आइए अब और बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस को डिस्कस करिए। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। आई होप कि आप लोग जब क्वेश्चन देखे होंगे तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ा होगा एडीओ को लेकर, लेकिन आपकी मेहनत, आप इतने महीनों से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो एक्साइटमेंट आपके मेहनत सफलता में जरूर बदलेगा। तो अभी आपने देखा निहित सर ने करंट अफेयर्स साथ साथ में पॉलिटी को लेकर पूरा अच्छे से डिस्कशन किया और सटीक आंसर दिया। तो हमारी जो टीम है इसी चीज़ में लगी हुई है कि सही समय पे सटीक जवाब दे, जल्दबाजी ना करे। और क्योंकि जल्दबाजी में बच्चा का जब 1-2 आंसर गलत होता है ना, तो उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो हम लोग उसी पे मेहनत करें कि सटीक जवाब देने में। तो सर ने जैसा कहा, और मैं जैसे क्लासेस अभी ले रहा हूँ सिविल सेवा में बिहार स्पेशल को लेकर, तो हम बिहार स्पेशल के जितने भी सवाल आए, लगभग 12 से 13 सवाल आए, एक एक सवाल को समझेंगे कहाँ से कैसे पूछा गया। तो पहला सवाल आता है 9 नंबर। तो 9 नंबर देखते क्या है सवाल। नाइन नंबर जो सवाल पूछा गया है ना, वो ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हमेशा बिहार बीपीएससी में रहता, फॉरेस्ट कवर को लेकर, ज्योग्राफिकल एरिया को लेकर। तो अगर 9 नंबर सवाल देखें तो आपको पता है कि बिहार का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो 94163 स्क्वायर किलोमीटर है। अब इस क्वेश्चन में ना ये क्लियर लिखा गया है कि ये 2021 का रिपोर्ट से पूछा गया या 2023 का। तो जो 2021 का जो रिपोर्ट था वो 17वां रिपोर्ट था और 2023 वाला 18वां रिपोर्ट था। अब दोनों में देखिएगा तो ज्यादा का आंकड़ा नहीं चेंज किया गया, यहाँ पे 7.84% है और यहाँ पे 8% है। ये दोनों किसका, तो बिहार के ज्योग्राफिकल एरिया। बिहार का कितना ज्योग्राफिकल एरिया है, तो 94163। तो इस ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 7%, क्योंकि ये जो इंक्रीमेंट था ये 151 स्क्वायर किलोमीटर का ही मात्र इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये बीपीएससी ने हमेशा की तरह कुछ स्पेसिफिक जानकारी इन्हें दिया, सिर्फ पूछ दिया, तो आप ऑप्शन के अनुसार लगा सकते हैं कि ये
17th रिपोर्ट था कि 18th रिपोर्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, जो बिहार स्पेशल में ही पूछा गया। ये है 22 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज लोकेटेड इन वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ बिहार। तो जब आप बिहार का जो मैप देख रहे हैं, एक मैप से, तो आप जब वेस्टर्न देखते हैं तो ये हुआ नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और नेपाल के बॉर्डर हुआ, इधर बंगाल बॉर्डर, इधर झारखंड बॉर्डर और इधर यूपी बॉर्डर। तो जब वेस्टर्न ईस्टर्न है, ये हमेशा मैंने क्लास में बताया, मैप नहीं बताया कि बिहार का नॉर्दर्न मोस्ट कौन होगा, साउदर्न कौन होगा। तो साउदर्न में मैंने बताया था गया। ये तो मैंने उस दिन बिहार स्पेशल जो एडीओ का मैराथन सीरीज चला था उसमें भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे कैमूर रोहतास है जो यहाँ कोना में आता, तो उसे ऑप्शन से देखिएगा तो आंसर क्या होगा, कैमूर। क्योंकि पटना तो सेंट्रल हो गया एकदम, भागलपुर तो आप उसको ईस्टर्न की तरफ देखेंगे, कटिहार भी ईस्टर्न के पार्ट में, तो आंसर विल बी सी, कैमूर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और पूरा बिहार ज्योग्राफी से पूछा गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं 27 नंबर। ये देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है और कोर हिस्ट्री, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो यहां से ये सवाल पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, दीपांकर सृजना वाज द बुद्धिस्ट स्कॉलर एसोसिएटेड विथ विच यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, ओदनपुरी, नालंदा, नन ऑफ द एबव। अगर इनके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा कोई सा अच्छा किताब हिस्ट्री का या क्लासेस में, तो इनको लेकर ये माना जाता है कि ये पाल डायनेस्टी, जो पाला डायनेस्टी है उस समय के हैं। तो इनका कोई लिंक नालंदा से तो था ही नहीं, तो आप इसको नालंदा काट सकते हैं। इनका जो सीजन था या जो इनका फेज था, विक्रमशिला और ओदनपुरी से बहुत कनेक्टेड था। लेकिन ये जो मुख्य टीचर थे या आचार्य थे, ये किसके थे, विक्रमशिला का। और इनका जो मेन रोल था वो तिब्बत में बुद्धिस्ट का जो फ्लोरिश करने का इनको काम दिया गया था। तो आंसर विल बी ए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो याद रखिएगा पाला डायनेस्टी के ये थे, उसी के फेज के समय ये देखा जाता है इनको। तो आंसर विल बी 27 का ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर। बहुत बेसिक सवाल है, इसमें तो कोई गलती करने का गुंजाइश ही नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड इन बिहार, अनुपम लेक, सांभर लेक, कांवा लेक, सुखना लेक। अगर हम एक एक ऑप्शंस को भी काटेंगे तो छत्तीसगढ़, कांवा लेक भारत में, बिहार तो रसिया पहुंच गए, सांभर लेक पता राजस्थान। तो आंसर विल बी ए, अनुपम लेक। और ये अनुपम लेक कहां पड़ेगा, ये भी हमने पढ़ा था क्लास में, सारे लेक्स कवर किए थे, कैमूर। तो आंसर विल बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया बिहार स्पेशल में, 47। चलते हैं 47 देखिए क्वेश्चन है, विथ विच किसान लीडर सजानंद सरस्वती वाज नॉट एसोसिएटेड। तो इनके पूरे बायोग्राफी के ऊपर पूछ दिया गया है। अगर आपने बिहार स्पेशल में या बिहार हिस्ट्री में सजानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से इसका आप जवाब दे सकते थे। तो आपने पढ़ा होगा, पहला ऑप्शन देखते हैं, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में सोनपुर का जब मेला लगा था तो इसका उसी समय ये सभा का गठन हुआ था। तो ये 1929, ये भी इनसे एसोसिएट है। हुंकार हिंदी वीकली, ये एक ऐसा अखबार था जिसके तहत वो पूरे एग्रीकल्चर हो या जो फार्मर्स है उनके इशू को दुनिया तक या पूरे भारत में फैलाते थे, तो ये भी उनसे एसोसिएटेड है। और ये है बक्सात मूवमेंट, ये उन्हीं से एसोसिएटेड है। एंटी जमींदारी, जमींदार लोग जब किसान के पूरे खेत और उनको कब्जा कर रहे थे तो उनके लिए मूवमेंट चलाया गया था, तो ये भी है। लास्ट है कृषक समाचार। अब देखिए, कृषक समाचार आपने नहीं पढ़ा होगा, पर आपने ये तीनों पढ़ा होगा, तब आप एलिमिनेशन मेथड से इस चीज को आप सही कर सकते थे। कृषक समाचार आया 1955 में और सजानंद सरस्वती का मृत्यु हो गया 1950 में। तो कह सकते इससे कोई लिंक नहीं था। और जब इसके बारे में अगर आप आगे पढ़िएगा तो ये महाराष्ट्रियन थे जो इन्होंने ये कृषक समाचार लाया था। तो आंसर क्या होगा, नॉट पूछा है, तो आंसर विल बी डी। ठीक, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 64। क्या है, देखिए असर्शन रीजन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
नीरज सर ने भी आपके साथ डिस्कस किया होगा। ये हमारे यहाँ पे बच्चों को बीपीएससी में अगर कोई टेस्ट सीरीज में अगर आप देखिएगा तो 70% क्वेश्चंस अभी हम लोग इसी पे ज्यादा फोकस किए हुए हैं, असर्शन रिवीजन, क्योंकि इतना टफ हो जाता, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। बच्चे को आके कहते हैं कि सर ये कहाँ पूछता है, तो यही तो सबूत है। और इसमें जो हमारे जो टेस्ट के जो हमारे पूरे देखते हैं निशान सर, वो हमेशा बच्चों को यही समझाते हैं कि कुछ गलत नहीं दिखाया जा रहा, आपको समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन देखिएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल यही एडीओ के एग्जामिनेशन में दिख रहा है आपको। तो अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे डील करना है। असर्शन रीजन आपने पढ़ा, तो असर्शन क्या दिया है, बिहार इज ए बैकवर्ड स्टेट ऑफ द कंट्री, ये तो सही बात है। रीजन क्या है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रीजनल डिस्पैरिटीज इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन तो सही है, हम बिहार एक बैकवर्ड है, बीमारू स्टेट तो बोलते हैं, साथ साथ में रीजनल डिस्पैरिटीज तो मिला ही है, फंड्स को लेकर या नीति आयोग का जो रिपोर्ट्स आता उसको लेकर हमेशा हमें रीजनल डिस्पैरिटीज मिल रहा। इसलिए आप देखे होंगे हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री, वो हमेशा जाके स्पेशल ग्रांट, स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी बी। 64 का आंसर क्या होगा, बी। बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। देखिए ये भी बिहार लगातार पूछ दिया, 64, 65। ज्योग्राफिकल, अप्रैल 2022 में ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग हैज बीन अवार्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दरभंगा मखाना है उसी बेल्ट का, लेकिन आप दरभंगा मखाना सुनते हैं, नालंदा मखाना ये कुछ अलग ही पूछ दिया। हो सकता होता हो कुछ नया टेक्नोलॉजी ला के, लेकिन हमेशा हम किस बेल्ट में, तिरहुत से लेकर दरभंगा उसी बेल्ट में बात करते हैं। वैशाली मखाना, यहाँ केला बहुत फेमस है, चिनिया केला बहुत फेमस है, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, डी। मिथिला मखाना, फॉक्सनट, सुपर फूड, जिसको हम इतना इज्जत नहीं देते एज ए बिहारी, पूरा दुनिया इसको सुपर फूड की तरह देखता है। ठीक, तो आंसर क्या होगा इसका, डी, मिथिला मखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। According to the 2024-25 budget, estimate gross fiscal deficit of Bihar as a percentage of its GSDP was। देखिए लेटेस्ट कमी नहीं था, 25-26 का पूछ लिया जाता, 26-27 बजट का पूछ लिया था, 24-25 का। ये आप बीपीएससी में देख रहे हैं, वो आप जब बजट पढ़िएगा तो आप लेटेस्ट मत पढ़िएगा, 3 साल का बजट पढ़ कर जाइए। यहां पे भी देख रहे हैं 24-25 का, किसी को याद रहता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखे होंगे, FRBM एक्ट को ध्यान रखे होंगे, टारगेट को ध्यान रखे होंगे, तो आप इसका आंसर दे सकते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, 3A। क्यों कि एक अमाउंट कितना है, 29,295, तो कितना हुआ 2.98% है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 3%। आंसर क्या होगा, बी। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं 80 नंबर। ये भी बीपीएससी में पूछा है और हमेशा ये पूछता, आप ये हमेशा इस पूरे फिगर को, ये पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को याद करके जाते हैं, और बहुत बेसिक, अगर एक भी याद हो जाता, एक भी पता होता, तो इसको बहुत अच्छे से मिला लेते। तो देखते हैं, पटना कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, बिहार विद्यापीठ, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, पटना वुमेन्स कॉलेज। तो आप पटना कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स को, बिहार विद्यापीठ तो सबको पता, 1921 किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। अगर 3 का ही पता हो तो 3 में 1 में है, तो ये या ये होगा, तो ये तो, अब बाकी सबको आप एलिमिनेट कर सकते थे अगर इतना भी पता होता। पटना वुमेन्स कॉलेज है, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग 1900, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। प्रिंस वेल्स कॉलेज तो सबको पता है, तो ये सब भी चीज तो याद रखने वाला चीज था, अगर ये याद नहीं रहेगा तो सब गलत होगा। तो बेसिक क्वेश्चन है, लगता है थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर 1-2 याद रहता तो आप बहुत अच्छे से एलिमिनेशन मेथड से जवाब दे सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। 91 क्या है, एलिमेंट्री। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का याद दिलाता है बीपीएससी का बतख मियां वाला। मैं अभी भी डिस्कशन में अपने टीम से कह रहा था कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत कम कॉपी में, बहुत कम नोट्स में, या बहुत कम बिहार स्पेशल किताबों में दिखा होगा। ये सच्चाई की बात है, एक ऐसा सरप्राइजिंग बिहार स्पेशल में क्वेश्चन रहता है। जैसे पिछले बार आपको एक फायर एक्सीडेंट को लेकर पुलिस स्टेशन वाला सवाल था। तो क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट
was implemented in Bihar and Orissa in 1919? In which compulsory education for children of what age was passed? ऑप्शन 6 से 10, 5 से 7, 4 से 8, 3 से 5। अगर आप मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो हमने पढ़ा है 6 से 14। तो ये अगर थोड़ा सा ये याद रहता तो दिमाग तो लगा सकते थे कि कुछ तो ब्रिटिश कॉलोनियल से हम लोग ने इंस्पायर लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी पढ़ते हैं। और आज अम्बेडकर जयंती है तो संविधान में भी ये चीज आप ध्यान रखते होंगे। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो क्या है, तो ये आपको पता 1912 में बिहार और उड़ीसा साथ में एक सेमी प्रोविंस बने और 1936 में अलग हुए। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाया गया था इन द बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल बॉडीज को ध्यान में रखते हुए, और ये एज फिक्स किया गया था। वो एज क्या था? 6 से 10 साल। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? ए। आंसर विल बी ए, 6 to 10 ईयर्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं 91 के बाद 93। ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। 19-20 छोड़िए 24-25, अब सीधे पहुंच गए हैं 19-20, 18-19, 23-24। तो लेकिन अगर आप बेसिक चीज में ध्यान रखे होंगे कि हमेशा अब इकोनॉमिक सर्वे बिहार बजट आता है तो हमेशा बोला जाता है कि हम बिहार के ग्रोथ रेट से हमेशा आगे चल रहे हैं, क्योंकि एक समय तो हमारे यहाँ ग्रोथ ही नहीं हो रहा था। अब जो भी ग्रोथ कर रहे हैं कि स्पीड के साथ कर रहे हैं, तो नेशनल से हमेशा बिहार आगे रहता। आपको डेटा याद हो या ना हो, लेकिन ये अगर फैक्ट, ये अगर स्टेटमेंट पता तो इससे आप अच्छे से एलिमिनेशन करके निकाल सकते थे। तो 19-20 में परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ बिहार ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाज मोर देन परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट सही है। बिहार का उस समय 9 से 10% चल रहा था और उस समय भारत का 4 से 5% चल रहा था, तो उससे आप हिसाब से लगा सकते हैं। दूसरा कह रहा 18-19 में परसेंटेज ग्रोथ रेट बिहार का भारत से कम था। मैंने अभी समझा, ये हो ही नहीं सकता। उस समय भी बिहार का लगभग 10% चल रहा था और भारत का 6 था, तब भी हम ज्यादा थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बाहर अगर ये स्टेटमेंट का फैक्चुअल डाटा नहीं पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। 2 देखिए इसमें है, ये गलत हो जाएगा। तो 1 and 3, तो आंसर विल बी डी, 1 and 3 एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते थे अगर ये भी फैक्चुअल डाटा आपको नहीं पता रहता। तो ये सब ऐसे करके भी आप जवाब दे सकते थे जब आपको लगे कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा ये न्यूज में रहता था कि बिहार का जो ग्रोथ रेट है पूरे भारत में सबसे अच्छा है और नेशनल से बहुत ज्यादा है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है रिगार्डिंग बिहार स्पेशल 95, ये भी एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत अनोखा और मजेदार क्वेश्चन। देख लेते क्या। विच कमिटी वाज फॉर्म टू एस्टेब्लिश वेटरनरी कॉलेज इन पटना इन 1927? ए नाथन कमिटी, इरविन कमिटी, गणेश दत्त कमिटी, सैयद फखरुद्दीन कमिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? सैयद फखरुद्दीन कमिटी। बहुत अच्छा सवाल था। थोड़ा सा अगर आप डीपली पढ़े होंगे बिहार स्पेशल हिस्ट्री तभी इसका जवाब दे सकता है। तो दिस ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया एडीओ में बिहार स्पेशल को लेकर। अब मैं हमारे दूसरे जो हमारे फैकल्टी हैं निशांत सर, उनको बुलाऊंगा और वो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक बहुत अच्छे से समझाएंगे कि कैसे सॉल्व और क्या आंसर होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो चलिए हम देखेंगे ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। फ्रॉम द माय साइड द क्वेश्चंस ऑफ द ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी वाज क्वाइट इजी। ठीक है, जो क्लास में पढ़ाया वही एग्जाम में आया। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं एंड कैसे कैसे हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 10, 6 एंड ये रहा 5। मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स पे क्वेश्चन है। इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि हमारे बच्चे आप जान रहे होंगे कि जो हमसे पढ़े हैं, याद है मैंने आपको बताया था HDI एक रिपोर्ट है जिसको रिलीज करती है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्लस UNDP, जिसमें एक फॉर्मूला लगता है H/A, मतलब इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इनटू इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। इस फॉर्मूला के तहत हम लोग 3 डायमेंशन एंड 10 इंडिकेटर्स पे MPI निकालते हैं, मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स। याद है ये फॉर्मूला क्लास में करवाया गया था 3D एंड 10I एंड वहां से MPI। तो इसमें आपका क्या आंसर आएगा? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये मैंने आपको क्लास में बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इन लोकेटेड इन गोवा? ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन याद है जब मैं, हमारे जो बच्चे हैं जल्दी से अपना कॉपी खोल लीजिए, वो ज्योग्राफी वाला जिसमें पूरा वाटरफॉल का लिस्ट लिखवाया था, आपको याद है? तो इसमें मैंने बताया था ये लैंगसिंग फॉल है, ये कहां पड़ता है? मेघालय में। ये जो धुआंधार फॉल है ये है नर्मदा नदी पे, एंड ये है आपकी एमपी में। एंड ये जो नोआलिकाई फॉल्स है ये इंडिया में हाईएस्ट प्लंज पूल वाटरफॉल है। याद है मैंने बताया था, जब भी कोई हार्ड रॉक्स पे वाटर आएंगी एंड नीचे अगर सॉफ्ट रॉक होगा तो ये सॉफ्ट रॉक को डिप्लीट कर देगी एंड यहाँ पे एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा एंड इसी में ये वाटर गिरेगा, इसको क्या कहा जाएगा? प्लंज पूल। याद है वेदरिंग एंड इरोजन चैप्टर, प्लंज पूल। तो यही प्लंज पूल जो वाटरफॉल है वो हो गया आपका नोकालिकाई वाटरफॉल्स, ये चेरापूंजी के बगल में है, ये भी मेघालय में है। एंड लास्ट है आपका दूध सागर वाटरफॉल, मांडोवी नदी पे। क्लास में मैं पूरा स्लाइड खोल के इसका फोटो दिखाया था, याद है? चेन्नई एक्सप्रेस का वो सीन जो मैंने बताया भी था क्लास में, चेन्नई एक्सप्रेस में यही वाटरफॉल को दिखाया गया है, मांडोवी नदी पे है ये। तो ये आपने समझ लिया नॉर्मली कहां पे है? प्लंजपुल वाटरफॉल है, कहां पे है? मेघालय में। हार्ड रॉक से जब सॉफ्ट रॉक पे आएगी वाटर तो यहां डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूधसागर वाटरफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 इसी स्लाइड में है क्या? हाँ मिल गया। चलिए फिर आया क्वेश्चन ज्योग्राफी का। Consider the following stated demographic transition associated economic development. Arrange this state correct chronological order. तो चलिए, याद है मैंने क्लास में ग्राफ इसका बनवाया है, ये याद करने की टेक्निक मैंने बताया। तो इसका ग्राफ ऐसे बनवाया था, याद है? जिसमें मैंने ऊपर लिखा था बर्थ रेट, एक अलग पेन से मैंने लिखा था आपको डेथ रेट। डेथ रेट का कलर चेंज कर देता हूं, चलिए डेथ रेट। एक अलग पेन से लिखा था मैंने आपका पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। एंड जब मैंने ग्राफ बनाया था तो मैंने 5 स्टेजेस में इसको बांट दिया था, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, ठीक है? एंड इसका जब मैंने ग्राफ बनवाया था तो डेथ रेट से स्टार्ट करते हैं। डेथ रेट जो आपका था वो पहले ड्रॉप करके डाउन हो गया था, बर्थ रेट जो आपका था वो आगे से जाके डाउन कर गया था, एंड जो आपका पॉपुलेशन वाला जो ग्राफ था वो यहां से ऐसे इंक्रीज करके डाउन कर गया था। तो ये था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का ग्राफ। याद है क्लास में 3 कलर का पेन से मैंने बनवाया था आपको। एंड इस ग्राफ में आप देख सकते हैं तो पहला स्टेज कौन सा होगा? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। तो कहां है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट? ऑप्शन नंबर 3 इज योर हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। तो ऑप्शन नंबर 3 पहले होगा। उसके बाद आप देखिए डेथ रेट डाउन हो रहा है, बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट डाउन हो रहा है, बर्थ रेट हाई है। तो ऑप्शन नंबर 1 हाई बर्थ रेट विथ लो डेथ रेट, ऑप्शन 1 आ जाएगा। एंड जो लास्ट बच गया आपका ऑप्शन 2। तो हो गया आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का यह क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसका आंसर है 312, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया है ये ग्राफ एक बार कर लीजिए, आ जाएगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 25, क्वेश्चन 25। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं ये सारे रिवॉल्यूशन का आपको नाम दिया गया हुआ है यहाँ पे, एंड मैच करना है कि किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? पेट्रोलियम से रिलेटेड है। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? फिश से रिलेटेड है। एंड इसी ब्लू रिवॉल्यूशन का फादर किसको कहा जाता था? हरिलाल चौधरी जी को, याद है? चलिए व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क से रिलेटेड है। वी कुरेन जी को इसका फादर कहा जाता था। एंड सब जानते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है सेकेंड से। याद है एम.एस. स्वामीनाथन का वो कहानी जो मैंने आपको बताया था क्लास में, कैसे एक लड़का 1944 के ड्राउट से प्रभावित होकर अपना MBBS का पढ़ाई छोड़ के उसने कोयम्बतूर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में अपना एडमिशन करवा लिया एंड भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो जनक बन गया। कैसे उन्होंने नॉर्मन बेलो को भारत बुलाया, भारत ने वार की स्थिति में ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो काम कर दिया। तो ये पूरा आधा घंटा का कहानी आपको सुनाया था इस पे, तो आप यहां से भी इसको मार सकते थे। तो अब देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, 38 एंड दिस इज योर 39। द
इंटरप्राइजेज नेम शिशु, तरुण एंड किशोर आर एसोसिएटेड विथ। अगर आप क्लास किए हुए हैं एंड अगर आप मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सारी स्कीम्स जब आप कर रहे थे तो आपको बताया गया था भारत में आपको स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई सारी स्कीम्स लॉन्च किए थे, जिसमें थी मुद्रा बैंक वाली स्कीम। उसमें क्या होता था, कोलैटरल फ्री माइक्रो क्रेडिट टू नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज को लोन दिया जाता था। कोलैटरल फ्री मतलब क्या, मतलब जिसके लोन लेने टाइम आपको कोई चीज गिरवी नहीं रखना पड़े। क्या, माइक्रो क्रेडिट टू नॉन फार्म एंड नॉन कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस को ये लोन दिया जाता था। तो इसमें हमने देखा था कि ये जो शिशु है, तरुण है एंड किशोर है, इसमें 50,000 तक का लोन, इसमें 5 लाख तक का लोन एंड इसमें 10 लाख तक का लोन आपको मिलता था। एंड बाद में तरुण प्लस आया जिसमें आपको 10 लाख से 20 लाख तक का लोन मिलता था। किसके द्वारा, मुद्रा बैंक्स के द्वारा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39 हो गया, क्वेश्चन नंबर 52 है आपका। चलिए अब देखते हैं 52वां क्वेश्चन कौन है आपका। क्वेश्चन नंबर 52, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। ओके, चलिए देखते हैं। शिवालिक, अरावली, ग्रेटर हिमालय एंड हिमाचल। ये शिवालिक जो है, याद है क्लास में मैंने आपको बताया था कौन से एज में बना था, ये बना था प्लियोसीन में। ओके, अरावली जो है प्री कैम्ब्रियन एज का है। हिमाचल जो हिमालय है, हिमाचल वाला, ये कहां का है, ये आपका मियोसीन एज का। एंड ग्रेटर हिमालय है ओलिगोसीन एज का। याद है जब मैं जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करवाया था तो पीरियड, इरा, इपोक सारा कुछ बताया था, उसमें मैंने हिमालय का बताया था। टर्शियरी पीरियड में हिमालय, ग्रेटर हिमालय ओलिगोसीन, मिडिल हिमालय मियोसीन एंड जो लेसर हिमालय शिवालिक है वो कौन सा सीन, प्लियोसीन। एंड जो अरावली है वो कौन सा, प्री कैम्ब्रियन पीरियड का। याद है एक मैंने ऐसा लाइन बनाया, इसके नीचे लिखा प्री कैम्ब्रियन पीरियड, यहां लिखा था प्री कैम्ब्रियन पीरियड, यहां नीचे प्री कैम्ब्रियन पीरियड। फिर मैंने ऐसे ऐसे बांट दिया था अलग अलग इराज में, उसी में आया था अरावली, यहाँ पे टर्शियरी में प्लियोसीन में कौन आया आपका, प्लियोसीन में आया शिवालिक, यहाँ पे शिवालिक आ जाएगा प्लियोसीन में, अरावली आ जाएगा प्री कैम्ब्रियन में, हिमाचल वाला हिमालय मतलब कौन सा, मिडिल हिमालय कौन, मियोसीन में, एंड ओलिगोसीन में आपका ग्रेटर हिमालय। तो आंसर हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन का अरावलीज। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है 41। ओके, वेयर इज क्वेश्चन 41, लेट मी सी। ओके, जोजिला पास, ठीक है। चलिए जोजिला पास ये भी करवाया हुआ है भाई। कश्मीर एंड पाकिस्तान में कौन सा पास है, ये भाई हाजीपीर पास है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपना बुक्स चेंज कर लीजिए, क्योंकि हाजीपीर पास सब लोग करवाते हैं, ठीक है। कश्मीर एंड तिब्बत में जो पास है उसको कहा जाता है लनकला। कश्मीर एंड तिब्बत का जो पास है इसको कहा जाता है लनकला। एंड कश्मीर एंड हिमाचल का जो है ये है बारालाचाला। तो बच्चा कौन, कश्मीर वैली एंड लद्दाख, ये कौन आ जाएगा, जोजिला। जोजिला पास आपका हो जाएगा सही आंसर। तो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और कोई क्वेश्चन तो छूटा नहीं है आई थिंक। 38 हो गया, 52 हो गया, 41 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 पे अब आते हैं। चलिए 67, 70। ओके, अब ये क्वेश्चन जो है अगर क्लास में आप ध्यान से सुने हैं भाई तो एक बार में बन जाएगा। पूछा है कि इसमें मैच करना है, एंड यहां पे है आपका सीमेंट। अब आप सीमेंट किससे बनता है, तो लाइमस्टोन से बनता है। एंड लाइमस्टोन कहां पाया जाता है, तो राजस्थान में भी पाया जाता है। एंड राजस्थान में कौन सा जगह है, तो सवाई माधोपुर जगह कहां पे, राजस्थान में है। सीमेंट टू लाइमस्टोन, लाइमस्टोन टू राजस्थान, राजस्थान में कौन हो गया, सवाई माधोपुर। तो सी का अगर ऑप्शन 4 अगर मिला है तो यहां पे एक ही ऑप्शन आता है, एंड योर ऑप्शन इज डी 2, 3, 4, 1। तो शुगर हो जाएगा माहौली में। माहौली कहां आपका पड़ता है, यूपी उत्तर प्रदेश में। पेपर है, पेपर कहां पाया जाता है, चंद्रहट्टी में। चंद्रहट्टी कहां है, वेस्ट
बंगाल में। आयरन एंड स्टील सब जानते हैं, राउरकेला कहां पे है? उड़ीसा में। तो आपका ये आंसर ये रहा भाई। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 99 it's 93 and the 99 question, the last question from the economy and the geography। आप ये देख सकते हैं, इसको अरेंज करना है कि पहले पहले कौन आया भाई। ठीक है, फर्स्ट कॉटन मिल, फर्स्ट जूट मिल, फर्स्ट पेपर मिल एंड फर्स्ट स्टील मिल। अगर आप इसको थोड़ा सा ट्रिक लगाइए तो आपको ये पता होगा कि हमेशा जो स्टील है इसमें टेक्नोलॉजी चाहिए अच्छी खासी। तो ये भारत में आने के लिए आपको थोड़ा सा तो लेट इसमें लगेगा भाई। ये सबसे पहले ये लोग तीनों कॉटन जूट एंड पेपर मोर और लेस सेम आपको टेक्नोलॉजी से चलने वाले हैं, बट स्टील ये सब का माइनिंग करना पड़ेगा, और निकालना पड़ेगा, फिर उसको प्रोसेस करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए थोड़ा टेक्नोलॉजी भाई चाहिए, ये मुझे पता है। तो ये हो जाएगा आपका हमेशा लास्ट नंबर पे। तो अगर मैं यहां एलिमिनेट करता हूं तो मेरे पास 3 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, अब ये 3 में आप ब्लाइंड गेस नहीं ले सकते हो, यहां पे आपको थोड़ी सी जानकारी चाहिए। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि पहला था आपका जूट मिल। ठीक है, उसके बाद आया फर्स्ट पेपर मिल, फिर उसके बाद आया फर्स्ट कॉटन मिल। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यहां से इकोनॉमिक ज्योग्राफी के आपके सवाल कंप्लीट हुए। वो पढ़ता अच्छा लगता। अब मैं देता हूं साइंस प्लस हिस्ट्री के हमारे एक्सपर्ट्स को। तो चलिए शिवानंद सर आइए एंड बच्चों को हिस्ट्री एंड साइंस का क्वेश्चन करवाइए। धन्यवाद सर। चलिए आज हमारा डिस्कशन चल रहा है एडीओ वाले क्वेश्चन पे, और अभी लगातार सर लोग आए थे, पॉलिटी करंट अफेयर्स बिहार से सब डिस्कस हो गया है, लेकिन अभी भी जो आपका सिलेक्शन कराएगा वो बाकी है, यानी कि हिस्ट्री और साइंस अभी बाकी है। तो हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेंगे हिस्ट्री और साइंस का जो भी क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन को देख लेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्ट्री के साथ। क्वेश्चन थोड़ा सा एनालिटिकल आए हैं, कुछ सोचना पड़ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन से घबराना नहीं है, ट्राई करना है क्वेश्चन का जो की आइडिया है उसको, आप लोग का जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी उस पर ध्यान देना है, और आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्ट्री से। देखिए पहला क्वेश्चन जो है दुर्लभ वर्धन के बारे में, ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट जो हमारा ये करेक्ट स्टेटमेंट है, उसके बारे में कि फाउंडर था, ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो हमारा इसके बारे में है ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। चौथा सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हिस्ट्री का है वो हमारे सामने है, ऋग्वेद से क्वेश्चन है। ये हम लोग लगातार पढ़ते हैं। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है किसके बारे में है? वो सोम को डेडिकेटेड है। काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको डील कर सकते हैं। ये सोम को डेडिकेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा हिस्ट्री का। चलिए यहीं पे तीसरा क्वेश्चन है। ये महात्मा गांधी वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि जो चंपारण सत्याग्रह जो इनका पहला बड़ा मास मूवमेंट था, सही है ये। दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट कि ये जो मास मूवमेंट था ये इसीलिए मास मूवमेंट बना क्योंकि इंडिगो मूवमेंट को फेस कर रहा था। तो ये देखिए कहीं ना कहीं आपस में ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है। अगर बीपीएससी इसको डायरेक्टली मानती है तो इसका आंसर जो है वो डी देगी, लेकिन हम लोग अगर इसको क्वेश्चन को रिवर्स रीडिंग करेंगे, इसको पहले पढ़ेंगे, रीजन को पढ़ेंगे, तो दिखेगा कि असर्शन जो है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका आंसर बी माना जाएगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट में रखते हैं हम लोग। हालांकि बीपीएससी इसका आंसर बी या डी में से कोई भी एक जो उसको दे सकती है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री का कौन सा है वो देखते हैं। इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, चलिए ये क्वेश्चन जो है सिसोदिया गहलोत के बारे में, राठौर और कछवा के बारे में। पहला जो है वो मेवाड़ और चित्तौड़ की राजधानी थी, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा सवाई जय सिंह, ये राठौर नहीं, ये कछवा डायनेस्टी के थे। कछवा यानी कि ये गलती है, 2 गलत है। तो जैसे 2 गलत हो जाएगा तो हमारा ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, अब बचा ये दोनों बचा। अब देखते तीसरा, मान सिंह जो है वो कछावा के, ये सही है। चौथा महाराणा प्रताप और सिसोदिया, ये भी सही है। पांचवा जसवंत सिंह नहीं, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह जो थे वो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 3 और 4। ये सारा स्टेटमेंट गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
वीडी सावरकर, वीडी सावरकर जो बनाए थे सीक्रेट सोसाइटी अपने भाई के साथ मिलकर के, उसका नाम था अभिनव भारत। ये काफी इजी क्वेश्चन, हम इसको डील करते हैं तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हिस्ट्री से कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से हमारा वो हमारा है प्ले कर्पूर मंजरी के बारे में। तो कर्पूर मंजरी जो प्ले है ये हमारे आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। ये राजशेखर के द्वारा लिखा गया था, ये सौरसेनी प्राकृत में अपनी वाइफ अवंती सुंदरी को खुश करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। चलिए, ये सब क्वेश्चन फैक्चुअल है, अगर आपने पढ़ा है इसको किसी किताब में या आर्ट एंड कल्चर में तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जमींदारी एसोसिएशन के बारे में, कि ये इसको हम लोग कहते थे लैंड होल्डर सोसाइटी। ये सही है, इसका स्थापना 1838 में हुआ था जमींदारों के जो मुद्दे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बिल्कुल सही है। जमींदारी वॉइस ऑफ कॉमन मैन, जी नहीं, कॉमन मैन के वॉइस को नहीं, जमींदार के वॉइस को ये उठाने के लिए इसका स्थापना किया गया था। इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है और स्टेटमेंट जो है वो गलती है। चलिए, इसका मतलब हो जाएगा इसका डी, इसका डी सही है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हिस्ट्री का। चलिए, हड़प्पन बुरियल से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन हड़प्पन बुरियल से आ गया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हड़प्पन जो है 3 तरह के बुरियल करते थे, ये सही है। उसके बाद ये जो डेड है उनको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये ले करते थे, ये भी सही है। और तीसरा ज्वाइंट बुरियल जो है ये लोथल पाया गया, ये सब बिल्कुल सही है। तीनों क्वेश्चन जो है वो सही है। आपके नॉर्मल टेक्स्ट बुक में आप इसको पढ़ते हैं, जो भी आपका टेक्स्ट बुक है उसमें इसके बारे में अच्छे से दिया हुआ है। तीनों स्टेटमेंट इसका जो है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री का देखते हैं। थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए अब देखते हैं, ये जो व्हाइट म्यूटिनी के बारे में क्वेश्चन है, इस पोज टू ब्रिटिश कंट्रोल, जी नहीं, ये जो व्हाइट म्यूटिनी है ये ब्रिटिश सोल्जर्स नहीं किया था, ब्रिटिशर्स नहीं किया था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, इट वाज पार्लियामेंट कॉज टू, जी नहीं, दोनों स्टेटमेंट गलत है। ये इसका आंसर होगा नीदर 1 नॉर 2। ये जो व्हाइट म्यूटिनी है ये अंग्रेजों ने ही किया था, इसीलिए इसका ये स्टेटमेंट दोनों गलती है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हिस्ट्री का। फैजी जो है वो पर्शियन पोर्टल ट्रांसलेटर, ये सही है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट देखते हैं, अबुल फजल ऑथर ऑफ आइन बड़ी, बिल्कुल सही है। तीसरा, टोटलमल, ये होम मिनिस्टर नहीं, ये थे फाइनेंस मिनिस्टर, ये थे अकबर के दरबार में कौन, फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद अगला जो है राजा मान सिंह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये सही है। पांचवा, तानसेन म्यूजिशियन थे, बिल्कुल सही है। अब्दुल रहीम खाना ये फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, ये पोएट और फिलोसफर थे। तो इसका मतलब इसका 3 और 6 गलती हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 4 और 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। द ब्रिटिश ईस्ट कंपनी इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाइक मेथोडोलॉजी ने लाया। पहला ऐसा देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था ये इसको क्यों लाया गया था, टू एक्सपैंड ब्रिटिश टेरिटरीज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा, इट अलाउड टू द ब्रिटिश टू एनेक्स स्टेट्स विद नो डायरेक्ट मिल, सबसे इजी क्वेश्चन आज का है, सबसे इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्यों लाया गया था, क्योंकि जो भी भारतीय राज्य थी जिनके पास अपना मेल उत्तराधिकारी नहीं था, उसको ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू ब्रिटिश सरकार में मिल जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हिस्ट्री का। भंडागारिका, अब देखिए ये टर्म वाला जो स्टेटमेंट है पहले यूपीएससी पूछती थी, अब बीपीएससी भी इसको अपना ली और ये पूछी है इसमें से कौन सा है जो भंडागारिका का जो काम है उसको दिखाता है। तो ये रॉयल ट्रेजरी जो है वो मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, इसको मैनेज करते थे एंशिएंट इंडिया में। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पॉलीगर्स, जो पॉलीगर रिवोल्ट था, स्टेटमेंट 1, पॉलीगर रिवोल्ट जो था ये अर्लीस्ट अपराइजिंग था किसमें, साउथ इंडिया में, स्टेटमेंट सही है। दूसरा, ट्रेडिशनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू इन द रीजन दिस कंट्रोल, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट और ये सही है। देखिए पॉलीगर रिवोल्ट जो हुआ था ये एक बड़ा रिवोल्ट था साउथ इंडिया में,
ठीक है, और जिसका एम क्या था, ये लोग पहले लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसी में जो फिर ब्रिटिशर से इनका जो एक आपस में मतभेद हुआ उसके चलते ये रिवोल्ट किए थे। तो इसका स्टेटमेंट और असर्शन दोनों सही है। चलिए ये क्वेश्चन भी हम लोग डील कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये स्टेटमेंट जो है ये किसका लिखा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, लेकिन बीपीएससी अब इस क्वेश्चन को अपना रही है, इस तरह के क्वेश्चंस को। ये जो है बिपिन चंद्रा जो हिस्टोरियन है उनका ये स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ लेंगे। ये हिस्ट्री के नेशनलिस्ट हिस्ट्री का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ये दर्शाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लेंगे हम लोग, इसका आंसर होगा बिपिन चंद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हिस्ट्री का। हाँ चलिए, लॉर्ड डलहौजी अप्रोच टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स रिफ्लेक्टेड व्हिच द फॉलोइंग ब्रॉडर ट्रेंड्स इन, मतलब डलहौजी के समय जो भी संवैधानिक या शिक्षा के क्षेत्र में जो रिफॉर्म्स हुए थे उसका मेन एम क्या था। उसका मेन एम था द कंसोलिडेशन ऑफ इंपीरियल कंट्रोल थ्रू लिमिटेड लिबरल रिफॉर्म्स, मतलब थोड़ा मोड़ा रिफॉर्म करके भारतीयों को एक अपने में शामिल करना और एक जो इंपीरियलिस्ट जो आइडिया है उसको स्थापित करना। इसका आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफी एक अच्छा फैक्चुअल क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा हुआ है कि जो वेस्टर्न जो क्षत्रप थे नहापना, उनके समय सुवर्ण यानी कि गोल्ड क्वाइन का वैल्यू करस्पान यानी सिल्वर क्वाइन के वैल्यू के सामने क्या था। तो इसका जो है एक गोल्ड क्वाइन जो था, 1 गोल्ड क्वाइन वाज इक्वल टू 35 सिल्वर क्वाइंस। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया, 1:35 इसका आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग डील कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सतसुदक समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी। अब देखते हैं इस पे, इसका प्राइमरी एम क्या था कि ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को चैलेंज करना है, बिल्कुल। लोअर कास्ट को प्रमोट करना बिल्कुल सही है। यूनिवर्सल एजुकेशन वुमेन, लोअर कास्ट, बिल्कुल सही है। प्रमोटेड अनटचेबिलिटी, जी नहीं, आपको पता है कि ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ था। इन्होंने किताब लिखा था गुलामगिरी, उसमें इन्होंने बिल्कुल अनटचेबिलिटी और बॉन्डेड लेबर के खिलाफ जो है वो बातें लिखी थी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, केवल 2 सही है इसमें से, बाकी एक गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू त्रिलोचन पाल, इसमें से कौन सा सही है? ही वाज टाइटल महामंडलेश्वर, ये सही है। दूसरा, ये इंस्क्रिप्शन जो है वो डोनेशन टू एकालवीर ब्राह्मण, ये भी सही है। तीसरा, मैथोलॉजिकल ऑफ डायनेस्टी चालुक्य, इसका तीनों, ये जो स्टेटमेंट है इसका तीनों सही, इसका आंसर हो जाएगा सी, तीनों सही है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास हिस्ट्री का, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विद रेफरेंस टू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक्टिविटी इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें से देखते हैं, देखिए हमारे पास सबसे पहले एक स्टेटमेंट है, इसमें हम लोग को एलिमिनेट करना पड़ेगा कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने सक्सेसफुली जो है माडागास्कर में अपने सेटलमेंट बनाए थे, ये गलत है। माडागास्कर में फ्रेंच कंपनी को लॉस लगा था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी 3 स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए इसका 1, 2, 3 सही है, ये 4 गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3, इसका हो जाएगा आंसर डी। और लास्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन और बच रहा है हिस्ट्री का। चलिए, अच्छा ये ज्योग्राफी में कवर हो गया, हालांकि ये दोनों के मिला जुला क्वेश्चन है, ये कवर हो गया, इसलिए हम लोग इसको स्किप करते हैं। अब आते हैं हम लोग साइंस पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से जो साइंस के हमारे पास कुछ क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है। यही ज्योग्राफी साइंस ऐसा टॉपिक है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा या आपको सिलेक्शन से दूर भगाएगा, इसलिए इन दोनों को अच्छे से देखना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा टिश्यू है जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है? ऑफ कोर्स जाइलम, काफी इजी क्वेश्चन है। जाइलम टिश्यू जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन साइंस का देखते हैं हम लोग। कनकेव मिरर का इस्तेमाल कहां होता है? सेविंग में। कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहां होता है? हम लोग इसको यूज करते हैं रियर व्यू व्हीकल्स में। कन्वेक्स लेंस कैमराज, एंड जो कनकेव लेंस हो गया उसको मॉनिटर में यूज करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, हमारे बेसिक साइंस से क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल ए हो जाएगा इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हम लोग इसको एनसीईआरटीज और नॉर्मल टेक्स्ट बुक में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग साइंस का हमारे पास है।
ये देखिए ट्रांसपिरेशन से क्वेश्चन है, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैफ, ये स्टेटमेंट जो हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस ऑस्मोटिक प्रेशर, जी नहीं, ट्रांसपिरेशन जो है उसका संबंध ऑस्मोटिक प्रेशर या रूट से नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, एज ट्रू आर इज फॉल्स, ये सही है ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो हम लोग को थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया, उसमें क्वेश्चन पूछा गया वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन जो होता है ना, जो वर्क डन जो होता है इस केस में क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा। तो चूंकि ये ट्रायंगल जो है, चूंकि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लोग यहां से निकालेंगे, बेस क्या होगा हमारा c माइनस ए यानी 3v माइनस बी, यानी हाफ इंटू 2v इंटू हमारा ये क्या हो जाएगा 4p माइनस p यानी 3p, 2 से 2 कट गया, इसका आंसर हो जाएगा 3pv। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, काफी इजी था न्यूमेरिकल ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं साइंस का। ये क्वेश्चन एसएचएम से है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमारा उससे क्वेश्चन है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहां पे जाएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा इज नॉट द करेक्ट, दूसरा एट एक्सट्रीम पोजीशन द मैक्सिमम, जी नहीं, यहां पर वेलोसिटी इसका 0 होगा, तो ये गलत है, इसीलिए इसका ए सही है बी गलत है। मतलब कि इस पोजीशन पे इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और जो स्पीड है वो 0 होगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं साइंस का हम लोग 7 का। अब देखते हैं 7 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये एसी करंट और एसी करंट का जो सर्किट है उसमें करंट और वोल्टेज की आपस के रिलेशन को दर्शाता है। तो पहला जो है प्योर रेजिस्टेंस, इसका आंसर हो जाएगा हमारा करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा प्योर कैपेसिटेंस, इसका आंसर हो जाएगा हमारा करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90%। तीसरा प्योर इंडक्टेंस इसका हो जाएगा करंट वोल्टेज बाय 90%। और चौथा जो हमारा है आरएल सर्किट, इसका हो जाएगा करंट और वोल्टेज में नॉट बीइंग सेम फेज। ये जो हमारा है थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं पता उसको स्किप कर जाए, नेगेटिव अगर नहीं है तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो है ये काफी इजी क्वेश्चन है। ये वाटर गैस रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। वाटर गैस रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी में इसको हम लोग पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए एक और हमारे पास यह क्वेश्चन है जो कि ढक गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते तो दिखेगा। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एक सबसे बेसिक चीज समझिए। ग्लाइकोलाइसिस जब भी होता है तो ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, और ये जब भी होता है कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये जो है ये जब भी होता है तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, तो इसको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ये जब भी होगा ये साइटोप्लाज्म में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है आपको गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ जो है ये मैग्नेटिक, ये जो दिखा रहा है ये फॉर्मूला ये सही है। दूसरा रीजन कह रहा है कि ये जो है आपस में डू नॉट एग्जिस्ट, वेयर ये इलेक्ट्रिक मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये भी सही और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं हम लोग। ये अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं किसी भी कंडक्टर का, ये सेमीकंडक्टर, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको देख लेते हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ेगा क्योंकि वो हीट होगा, और वही सेमीकंडक्टर जो है उसका रेजिस्टिविटी घटेगा क्योंकि उसमें पार्टिकल जो है उसका चार्ज बढ़ेगा, तो वो आपस में करंट को रोकेंगे। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। काफी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
a particle is found to be at rest when observed from a reference S1 and the same particle is found to move from conservatively when observed from frame S2 with the following statement is true। अब देखिए ये जो है ये तब पॉसिबल है जब S1 और S2 दोनों को दोनों जो है वो इनर्शियल फ्रेम में होंगे। ये तब पॉसिबल है जब दोनों के दोनों इनर्शियल फ्रेम में होंगे। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रेशियो जब भी होगा ध्यान रखना ये होगा 3:1 के रेशियो में होगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, जब भी होगा ये 3:1 के रेशियो में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कंसिडर फॉलोइंग इंटरेक्शन फोर्सेस बिटवीन द टू प्रोटॉन्स बाय द ऑर्डर ऑफ 1 फेम्टोमीटर। अब ये जो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ है वो क्या होगा? ये ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ होगा न्यूक्लियर, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और फिर लास्ट में ग्रेविटेशनल। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो साइंस का क्वेश्चन है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मून पे 2 एस्ट्रोनॉट खड़े हैं 10 मीटर की दूरी पे, और जो ए है वो साउथ भी करता है और साथ ही साथ एक लाइट का सिग्नल भेजता है बी को। तो दोनों में से कौन पहले पहुंचेगा? देखिए जो लाइट सिग्नल है वो ट्रेवल कर जाएगा, क्योंकि इसको ट्रेवल करने के लिए वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, इसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन साउंड जो है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, और वहां पे जो कि कोई मीडियम नहीं, इसलिए लाइट सिग्नल जो है वो पहुंचेगा और जो साउंड है वो नहीं पहुंचेगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर ग्लू, उससे पहले एक और क्वेश्चन हमारा 60 है। ए कार मूव्स इन अ स्ट्रेट रोड कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट x। ये न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन प्लस v2। ठीक है, चलिए सुपर ग्लू जो हमारा है ये हो जाएगा, ये जो पॉलीमर ये हो जाएगा साइनोएक्रिलेट। ये एडहेसिव का पार्ट होता है, एडहेसिव का पार्ट होता है, और ये हमारा सुपर ग्लू इसको कहते हैं हम लोग, जिसको लोकल भाषा में बॉन्ड कहते हैं। जो बहुत चिपचिपा जो बॉन्ड होता है वो पॉलीमर होता है साइनोएक्रिलेट का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास साइंस का है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड किसको कहते हैं? ये ऐसा सब्सटेंस है जिसको कि हम लोग जब हीट करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर तो जो फ्लूइड बनता है उसको हम लोग कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जब एक किसी फ्लूइड को हम लोग हीट करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर तो जो फ्लूइड बनेगा उसको हम लोग सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन जो हमारा है साइंस का वो डील करते हैं हम लोग। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। ये स्ट्रक्चर जो है ये यूरासिल का है। ठीक है, काफी फेमस है यूरासिल का स्ट्रक्चर, जनरली आरएनए में पाया जाता है। तो ये एक बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन जो होता है ये इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आयरन होता है, और जनरली जो ऑक्सीजन कैरी करता है और इसकी कमी से क्या होता है? बीमारी का नाम है अमोनिया। ये कल ही हम लोगों ने एडीओ वाले अनीमिया जो क्वेश्चन है इसको हम लोगों ने एडीओ वाले सीरीज में कवर किया था। सेम क्वेश्चन था हमारा, और ये हमारा देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से मैच किया है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इसमें से कौन सा है बेस्ट एक्सप्लेन द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस ऑन फाइलम ट्रांसपोर्ट। तो ये इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक। ये जो हमारा बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा इसका हाइपोथेसिस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, थोड़ा सा ढक गया है इसको हम लोग क्लीन करते हैं। हु द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये हम लोग बोलते हैं मिस्टर ग्रेगोर मेंडल को। बहुत इजी क्वेश्चन है, कहीं किसी भी आपको नोट्स मिल जाएगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग किसको कहते हैं? अब देखिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सिंगर एंड निकोलसन पे पहुंच सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको, अगर यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग लगाएंगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। हालांकि आपको नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी आप इन तीनों को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने डीएनए डबल हेलिक्स दिया था, हुक ने रॉबर्ट इन्होंने सेल थ्योरी को दिया था, इसलिए आप यहाँ से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ये जो इरिथ्रोमाइसिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। ये मैक्रोलिक कंपाउंड है, सही है। इट इज यूज एंटीबायोटिक, ये भी सही है। गुड कवरेज सही है। ये वाला स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है इसके बारे में, ठीक है। स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, कौन सा क्वेश्चन हमारे पास। टेम्पररी पैरासाइट, टेम्पररी पैरासाइट जो है ये दे विजिट होस्ट ओनली फॉर फीडिंग। बहुत सिंपल सा चीज है। जनरली इसको हम लोग, इसका एग्जांपल रहता है मॉस्क्यूटो, लीच, ये सब इसका एग्जांपल, और ये जनरली केवल फीडिंग के लिए होस्ट के पास जाता है। अब देखिए बैरियम जो है, बैरियम के ओर के बारे में चर्चा हो गया, तो बैरियम का जो ओर है बेराइट और विथराइट दोनों होगा। बेराइट प्लस विथेराइट दोनों इसका ओर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन साइंस का बचा है, उसको देख लेते हैं हम लोग। हाँ, मेंडल का जो सेग्रीगेशन थ्योरी है उस पर क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सा सही है। मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स, देखिए क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में भी है और क्वेश्चन भी आ गया था। ये कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज 2 एलील, जी नहीं, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 1 होगा, 1 एलील फॉर ए ट्रेट, ये सही है। बाकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2, ये भी रेशियो सही है, और ये भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी सही है। इसका मतलब केवल 2 रॉन्ग है, मतलब 2 को एलिमिनेट करेंगे और हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा D, 1, 3 और 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस इन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स, इसका आंसर हो जाएगा D, एग, निम्फ, एडल्ट। एग, निम्फ एंड एडल्ट, इसका आंसर हो जाएगा D, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया है, इंडिपेंडेंटली वर्क टू रीच अ सिमिलर कंक्लूजन टू लाइक टू डार्विन, इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड रसेल वलेस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया आप लोगों के लिए है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड रसेल वलेस, जिन्होंने डार्विन की तरह ही इंडिपेंडेंटली काम किया है, बिल्कुल उसी तरह का कंक्लूजन उन्होंने डिराइव किया, ठीक है। और हमारे पास लास्ट में क्वेश्चन बचता है कि विटामिन B12 के बारे में इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। इसको हम लोग कोबालामिन भी बोलते हैं, सही है। ये कोबाल्ट एटम से बना है, सही है। इसमें कोलिन रिंग होता है, सही है। तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसका मतलब इसका आंसर C हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सारा क्वेश्चन हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब आप लोग क्या करिए, आप लोग सारे क्वेश्चंस को मिलाइए, आप लोग सारे क्वेश्चंस को मिलाइए। हाँ, कुछ क्वेश्चन हमारे पास 3-4 क्वेश्चंस बच रहे हैं, उसको भी इस आंसर डील करेंगे, ठीक है। Okay friends, so there are 4 questions from the miscellaneous section. Now I will do it. चलिए, तो पहला है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 16 में आखिर पूछा क्या है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 16, 15, 16। ओके, एज पर MSME एक्ट द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज इज बेस्ड ऑन। अगर आपने क्लासेस को ध्यान से देखा है जो मैंने करवाया था, मैंने जो कहानी सुनाया था कि एक दिन आप बेरोजगार रहते हैं एंड अपने माता पिता से कर्जा लेके एक आइसक्रीम का फैक्ट्री खोलते हैं, एंड उस आइसक्रीम के फैक्ट्री में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 2.5 CR का, 2.5 करोड़ का, एंड उसका जो आपका टर्नओवर आया एक साल में वो कितना का आया, 10 CR का। फिर आपने और ग्रो किया एंड उसके बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो 25 CR का हो गया एंड टर्नओवर 100 CR का हो गया। फिर कुछ साल बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट था 125 करोड़ का हुआ एंड ये 500 करोड़ का हुआ। एंड इसके आगे एक्सपोर्ट का भी कहानी सुनाया था, एक्सपोर्ट का इनकम आपके टर्नओवर में इंक्लूड होगा कि नहीं इंक्लूड होगा। तो 2 क्राइटेरिया आपने देखा था, एक था इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा था टर्नओवर। तो इसमें देखिए दोनों क्राइटेरिया किस ऑप्शन में है, तो पहला है इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा है टर्नओवर इन ऑल सेक्टर। अगर आपको ये आइसक्रीम वाला एग्जांपल याद होता तो आपने मार दिया होता, हमारे बच्चे ने मार दिया होगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 28। देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, 27, 28 भारतमाला परियोजना के ऊपर ये क्वेश्चन है। लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 2017, इसका एक रिपोर्ट निकला है 2024 में PIB में, वहां से ये डेटा को उठा लिया है BPSC ने। एंड ऐसे क्वेश्चंस आए,
अगर नहीं पता है तो उसको स्किप कर दीजिए, इसमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं, काफी फैक्चुअल है। इसका आंसर होगा 34,800 किलोमीटर, आंसर है इसका ए। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में। चलिए भाई देखते हैं 45 एंड दैट इज 46। ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग एंड नया तरीका का क्वेश्चन है, इसको कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप वैसे नहीं सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आप कहीं नहीं पढ़िएगा, ना किसी मैगजीन में, ना किसी इंस्टीट्यूट में। इफ यू आर स्मार्ट देन यू विल डू इट। चलिए पढ़ते हैं। Corruption is a major threat to climate action because it's act as an hindrance in reducing emission and adapting to the unavoidable effect of the global heating। सीधे समझिए, करप्शन इज द मेजर थ्रेट टू क्लाइमेट एक्शन। आप है भारत के मिनिस्टर, आपको मिला वर्ल्ड बैंक से 100 करोड़ रुपया कि आप रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करिए एंड क्लाइमेट इमिशन कम करिए। आपने वो 100 करोड़ का अपना फार्म हाउस बना लिया, तो क्या होगा? करप्शन आपका एक मेजर हिंड्रेंस है कि नहीं क्लाइमेट एक्शन? बिल्कुल है। वो 100 करोड़ क्या था? रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। आपने अपना एनर्जी को प्रमोट कर दिया फार्म हाउस बना के, तो एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। तो ये तो भाई बिल्कुल सही है। इट एक्ट एज ए हिंड्रेंस रिड्यूसिंग इमिशन अडैप्टिंग द, बिकॉज ये आपको अडेप्ट नहीं करने देता है क्लाइमेट एक्शन से के लिए, वही तो ये बात बोल रहा है। तो दोनों बिल्कुल सही है एंड ये इसका सही असर्शन है। अगर कॉमन सेंस हो है तो आप इसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। चलिए देखते हैं भाई 82 में क्या दिया गया है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 देखा जाए। ओके 90, इट्स क्वेश्चन नंबर 84 एंड ये रहा 82। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया लोकेटेड इन असम? ये एनसीईआरटी की क्लास 12 की क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्लास 12 के क्वेश्चन है एंड यहां पे इसका आंसर होगा चापन नाला लेक, जो कि है असम में। एक और क्वेश्चन बच गया है, वो भी मैं देख लेता हूं। 59 नंबर, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन भी बच गया है। ओके चलिए, नेशनल पार्क से क्वेश्चन, ये इन्वायरमेंट का है। इन्वायरमेंट बीपीएससी में कोई नहीं पढ़ाता है एंड आप अगर हमारा धुरंधर कोर्स देखिएगा तो हमारे धुरंधर कोर्स में इन्वायरमेंट को हमने एडिशनली ऐड किया है। आप जो भी हमारा धुरंधर कोर्स का वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें आप देखते होंगे हमने इन्वायरमेंट को ऐड किया। आ गया ना इन्वायरमेंट से क्वेश्चन, यही एक दो क्वेश्चन आपको एज दिला देगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। काजीरंगा, कुदेरमुख, साइलेंट वैली एंड पेंच वैली का क्वेश्चन एंड लोकेशन करना है, ठीक है। तो काजीरंगा ये गोलाघाट नावगांव में हो जाएगा, जो कि है असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क राइनोस के लिए फेमस है। कुदेरमुख चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पे है आप जानते हैं? चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक ये चला जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। साइलेंट वैली ये आएगा साउथ में एंड ये होगा पालघाट में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, केरला के ऊपर है, तो ये पालघाट से आपका कनेक्ट है। बच गया पेंच, पेंच कहां हो जाएगा? नागपुर मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। ऑल सब्जेक्ट्स आर क्लियर। अब मैं माइक दूंगा निहित सर को, वो आपसे कुछ कहेंगे एंड फिर ये सेशन समाप्त करेंगे। लीजिए। थैंक यू निशांत सर। सो हमने सारा का सारा कवरेज कर लिया, आपको हर एक सेक्शन के क्वेश्चंस कवर हो गए। आप फटाफट आंसर की मिला के आप कल के एग्जामिनेशन जो आपका मैथ रीजनिंग होगा उस पर ध्यान दीजिए। बस मैं लास्टली ये चाहूँगा आप लोगों तक कन्वे करना कि जो हमने एक बीपीएससी के लेवल को समझते हुए या बीपीएससी के लेवल को परखते हुए जो हमने इस बार धुरंधर बैच लॉन्च किया है, उसी बैच का आपको मैं कुछ सिनॉप्सिस दिखाऊंगा। जो बच्चे भी हमारे थे जो एक रिवोल्टिंग मैनर में आ गए थे, वो हमारे टेस्ट के पैटर्न को क्वेश्चन कर रहे थे। कुछ बच्चे कि ये यूपीएससी वाला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन सेट करते हैं सर, उनको भी बोला कि आप सर यूपीएससी के हैंगओवर में हैं। आपको दिखाते हैं, ये चौथा टेस्ट है धुरंधर बैच का। अभी तक 4 टेस्ट हो चुके हैं, 1 महीना हुआ स्टार्ट हुए, ये चौथा टेस्ट है। आपको हर क्वेश्चन दिखेगा स्टार्टिंग से लास्ट तक, सब असर्शन रीजनिंग, ये सरप्राइज एलिमेंट के रूप में हम लोग देते हैं। इसी तरह से ये चौथा टेस्ट का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हर एक क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग पे आया हुआ है। सारे के सारे 50 क्वेश्चन जो है वो असर्शन रीजनिंग पे है और आज इसका फायदा दिखा। वीकेंड टेस्ट 2 पर आते हैं, आपको दिखेगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है ना वीकेंड टेस्ट 2 में पूरा। तो यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए ताकि इसका प्रैक्टिस आपको हो जाए। इसके बाद आपको दिखेगा अगले पर्टिकुलर स्टार्टिंग में जो हमारा पहला टेस्ट हुआ था, अब 1 लाइनर है। तो जितने तरह के क्वेश्चंस आपको बीपीएससी ने अभी एडीओ में पूछा है, वो सारे पैटर्न को हम लोग हिट कर रहे हैं, इसीलिए धुरंधर ये नाम दिया गया है।
कि हमारे यहाँ पर अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स के थ्रू, या जो बच्चे जुड़े हुए हैं या जो नहीं भी जुड़े हैं, सेकेंड बैच में कुछ सीट्स खाली हैं, आप अभी भी आगे जुड़ सकते हैं एडीओ का अपना एग्जाम कंप्लीट करने के बाद। तो 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स, ऑब्वियस ही बात है एडीओ से तो इसका लेवल और ऊपर ही होगा, क्योंकि लेवल 5 का एग्जाम और लेवल 9 का एग्जाम आप भी जानते हैं कि अंतर तो होना ही है। तो ये यूपीएससी पैटर्न को हमने पूरी तरह से पकड़ लिया है, कमांड किया है। आप भी इस पर्टिकुलर पैटर्न के बेसिस पे अपनी तैयारी कीजिए। कोई भी तरह की जानकारी आपको चाहिए हमारे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में, जो अभी सेकेंड बैच जो मात्र 4 दिन पहले शुरू हुआ है, तो आप हमको इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 96619, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर सेशन के बाद आंसर की आप डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम पे या निहित सर पॉलिटी पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। आपके फीडबैक जो है वो आप कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।